बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई अहम तरीन लेक्चर है, क्योंकि जब भी कोई, जैसे कि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट आपकी सर्विस हैं, कमिश्निंग एफपीएससी के ज़रिए से, उसके बाद सिंध कमिश्निंग सर्विस और अभी पंजाब कमिश्निंग सर्विस भी बहुत सी जॉब्स आ रही हैं। और हर जॉब चाहे वो किसी भी किस्म की है, उसमें एक चीज़ आप कह लें कि कंपलसरी, और वो इंग्लिश है। अभी जैसे आजकल ऑन गोइंग पेपर में इंस्पेक्टर एफबीआर चल रहा है, उसमें 20% इंग्लिश है। उसके अलावा अभी जो ताज़ा आई है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, उसमें भी इंग्लिश है 20%। उसके अलावा जो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी इंग्लिश है। उसके अलावा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी इंग्लिश है। सिंध के अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर 16 एंड 17 ग्रेड की सीट आई है, उसमें भी 20% इंग्लिश है। जुडिशरी 50 मार्क्स का अलग पेपर है, कभी 100 मार्क्स का भी होता है। एडीपीपी 50 नंबर का अलग पेपर है। एलएलबी तो इंग्लिश पहले साल में भी पढ़नी है और इंग्लिश दूसरे साल में भी पढ़नी है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इंग्लिश ने एंड तक आपके साथ चलना है। एडिशनल सेशन जज के इम्तिहान तक जब आप जाएंगे तो इंग्लिश क्या है, मस्ट है। अब इंग्लिश जो हमारे, जिसको हम एक, आपने लफ्ज़ सुना होगा वन पेपर का, कि ये जो वन पेपर में इंग्लिश का जो पोर्शन है, और पर्टिकुलरली जो हमारी अभी कमिश्निंग सर्विसेज इसके हवाले से सिलेबस दे रही हैं, तो उसमें है कि ग्रामर यूजेज। अब इंग्लिश जो ग्रामर की हम बात करें तो ये तो एक बहुत लेंथी इसमें स्टेप आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ग्रामर के साथ उसमें वो कहता है जी वोकैबुलरी भी है। चलें, वोकैबुलरी का तो हमें पता चल गया कि सिनोनिम और क्या है, एंटोनिम है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में टेंसेस भी आते हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा क्या होते हैं जनाब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा इसके अंदर आपके ईडियम्स उस यूजेज में वो भी आ जाते हैं। ईडियम के अलावा आपके पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ जाते हैं, और सबसे अहम तरीन चीज़ हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसमें से क्या पढ़ें, क्योंकि अक्सर जब हमारे लोग पेपर देकर आते हैं तो पेपर देकर आने के बाद वो कहते हैं कि जी हम तो कुछ और पढ़ते रह गए और पेपर में जो चीज़ आई वो तो कुछ और था। तो फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम अपने किसी भी पेपर की तैयारी किस तरह करें, स्टार्ट कहाँ से करें। जब आपको किसी भी पेपर की तैयारी का आगाज़ करना आ जाएगा, पेपर तैयार करना आ जाएगा। आगाज़ करने के लिए सबसे जो पहली स्टेज होती है वो आपकी होती है कि आपने इवेल्युएट करने होते हैं। क्या इवेल्युएट करना होता है, पास्ट पेपर्स को। पास्ट पेपर को 5 to 7 ईयर्स के जो पास्ट पेपर है, पहले आप उनको इवेल्युएट करें। आपको वहाँ से पैटर्न पता चलेगा कि इनफैक्ट क्या सेम चीज़ें, सेम पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के जो नॉर्मली वेटेज या परसेंटेज या मार्क्स होते हैं वो आपके 20% होते हैं, और क्योंकि वन पेपर हमेशा एमसीक्यूज़ में होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि 20 एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं आपके इंग्लिश के। अब देखना ये है कि ये जो 20 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के हैं उसमें एक्चुअल क्या चीज़ है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने लास्ट टाइम कुछ बच्चों को इंग्लिश एमसीक्यूज़ किताबों से रट्टा लगाते हुए देखा कि वो क्या कर रहे थे, किताबों से रट्टा लगा रहे थे कि जनाब हम, और इस तरह कभी भी कोई भी शख्स इंग्लिश का रट्टा लगाकर सारी ज़िंदगी ज़ोर मार ले वो पास नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ का रट्टा है, और वो रट्टा किस चीज़ का है, वोकैबुलरी। क्योंकि वोकैबुलरी डेफिनेटली जब आप रट्टा लगाएंगे तभी आपको वर्ड मीनिंग याद होंगे, तभी सिनोनिम उसके याद होंगे, तभी उसके एंटोनिम आपको याद होंगे। लेकिन जो रिमेनिंग चीज़ें हैं इंग्लिश के अंदर, एक्टिवाइज पैसिवाइज कभी भी रट्टा लगाने से नहीं आएंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी रट्टा लगाने से नहीं आएंगे। इसी तरह जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच है वो लफ्ज़ों का रट्टा लगाने से नहीं आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जिस दिन आपने समझ लिया
समझो सारी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो वैसे आज हमने जो पढ़ना है वो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है इंग्लिश के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं एक पेपर आपको इवेल्युएट करना सिखाता हूँ कि ताकि आप उसको इवेल्युएट कर सकें और आपको ये समझ आ सके कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह आते हैं। इसके लिए एक पेपर है जनाब पास्ट, और एफपीएससी ने भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। जो पहले इंग्लिश थी एफपीएससी में थोड़ी आसान थी। अब जैसे कस्टम का पेपर आप देख लें, इंस्पेक्टर कस्टम का, उसमें इंग्लिश मुश्किल आई है थोड़ी सी। इसी तरह भी जो एफबीआर इंस्पेक्टर वगैरह उसमें एक्सपेक्टेड है कि इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी रूटीन से हट के आएगी। तो एक पेपर को अगर हम इवेल्युएट करें तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दिस इज़ गुड इनफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जनाब इंग्लिश का। क्या कह रहा है? दिस इज़ गुड इनफ। इन दिस सेंटेंस इनफ इज़ यूज्ड एज। तो क्या मतलब है? वो एक सेंटेंस हमें दे रहा है और उसमें पर्टिकुलरली किसी वर्ड के बारे में पूछ रहा है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो ये क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये पार्ट्स ऑफ द स्पीच है। तो मीन्स जो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया जब उसने हमसे ये पूछा कि जी आप ये बताएं कि ये इनफ, अभी हम सिर्फ क्योंकि लिख रहे हैं समझ नहीं रहे, समझाने के नेक्स्ट फेज है। तो इनफ बेसिकली क्या है? एडवर्ब है। अब अगर कोई बंदा रट्टा लगा ले कि जी इनफ क्या है? एडवर्ब है, तो कभी भी सारी ज़िंदगी इनफ दोबारा नहीं आएगा। लाखों एडवर्ब से जिस दिन आपको समझ आ गया कि ये एडवर्ब होता क्या है, ये फिक्रे में किस जगह पर लगाया जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो भी आपको देगा कोई भी सेंटेंस तो आप उसमें एडवर्ब फौरन पहचान लेंगे, हाँ यार ये तो एडवर्ब है। तो यहाँ पर रट्टा नहीं लगाना, बल्कि अभी आपको एक चीज़ पता चल गई। और पता क्या चल गई कि ये जो 20 मार्क्स का MCQ है, हम अपने लिए अगर डिज़ाइन कर रहे हैं इस ग्रामर की कि हमने तैयारी करनी कैसे है, तो पहली चीज़ हमें ये पता चली कि सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पहली चीज़ जो इंग्लिश में भी हमने समझनी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। पेपर में कितने आ रहे हैं? एक क्वेश्चन हो गया। ये कहते हैं शी लाफ्ड हर्टली इन दिस सेंटेंस। हर्टली इज, फिर क्या दोबारा पूछ लिया उसने? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो हर्टली वैसे क्या होता है? ये भी एडवर्ब है। दूसरा इसने क्वेश्चन दिया और हमसे पूछ लिया हर्टली का, और हर्टली भी क्या है? एडवर्ब है। लेकिन बात एडवर्ब या हर्टली की नहीं है, बात यह है कि उसने फिर दोबारा हमसे क्या पूछा है? पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरा है आई लाइक द न्यू बुक इन दिस सेंटेंस। दी, आई लाइक द न्यू बुक इन दिस सेंटेंस। दी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ए, एन, दी, ये तीनों क्या है? आर्टिकल्स हैं। फिर क्या है? बात फिर वही आया, बात दी की तो है ही नहीं कि दी आर्टिकल है। बात यह है कि उसने अगेन जो चीज़ हमसे पूछी है वो क्या पूछी है? पार्ट ऑफ स्पीच। एडवर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच है, आर्टिकल भी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इससे हमें पहली चीज़ पता चली कि जी हमने पहले दिन स्टार्ट ही इंग्लिश का कहाँ से लेना है कि हमने पार्ट ऑफ जो स्पीच है वो समझ। और अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ गया तो आपका हर सेंटेंस कैसे बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है ना। आप ऐसे लिखते हैं, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता होगा तो आप ऐसे को बेहतर लिखेंगे, लेटर को बेहतर लिखेंगे, स्टोरी को बेहतर लिखेंगे। अगर आप सिंपल कोई और भी पेपर करते हैं जिसमें आपने उर्दू में चीज़ समझी और उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या आनी चाहिए? पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश की बेस है। इंग्लिश स्टार्ट ही कहाँ से होती है? पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट होती है। एक चीज़ हमें ये पता चली पास पेपर को इवेल्युएट करने से कि हमने पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। दूसरा जनाब, वी शुड नॉट हैंकर डैश वर्डली प्लेयर। वी शुड नॉट हैंकर डैश, ऑप्शन है जनाब इसके अंदर फॉर, अबाउट, आफ्टर। तो ये फॉर, अबाउट, आफ्टर सारे क्या है? ये प्रेपोजिशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि प्री पोजिशन। ये इसके लेक्चर हम दोबारा फिर करेंगे तो हमें पता चला कि दूसरे नंबर पर जो वो चीज़ दे रहा है वो हमें क्या दे रहा है? प्रेपोजिशंस दे रहा है। यहां पर तो जो हैंकर का उसने लफ्ज दिया, तो हैंकर के साथ फोर्थ क्वेश्चन में क्या आएगा? हैंकर आफ्टर।
हैंकर आफ्टर क्या होता है? भटकना होता है जनाब। वर्ल्डली प्लेयर, हमें जो ये दुनियावी खुशियों के पीछे भटकना नहीं चाहिए। बात हैंकर या आफ्टर की नहीं है, बात उसने क्या चीज़ दिया हमें? प्रेपोजिशन। हमें रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन सीखने हैं यहाँ पे कि प्रेपोजिशंस किस तरह यूज़ की जाती हैं, कहीं पर भी पर्टिकुलर प्रेपोजिशन कैसे यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट वो कहता है शी वाज कंपनसेटेड डैश द लॉस ऑफ द बिलोंगिंग्स। शी वाज कंपनसेटेड फॉर, ओवर, अगेंस्ट, नन ऑफ दीज। तो शी वाज कंपनसेटेड फॉर, बात है कि कंपनसेटेड हो गया और कंपनसेटेड के बाद हमने लगा दिया फॉर, लेकिन ये भी क्या है? ये भी प्रेपोजिशन। तो दूसरा क्वेश्चन वो भी प्रेपोजिशन के लिए आ गया जनाब। अब प्रेपोजिशन या एमसीक्यूज, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी के लिए याद रख लें। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? 2। नंबर 1, आपको दुरुस्त जवाब आता हो तो डेफिनेटली आप उसको जाके क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। नंबर 2 ये है कि आपको दुरुस्त जवाब तो नहीं आता, बट जो उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं आपको पता है कि ये ऑप्शन हो सकता ही नहीं है। अब उसने पूछा आपसे, किस चीज़ के बारे में पूछा? इनफ के बारे में, और नीचे ऑप्शन थी कि इनफ नाउन है, तो इतना तो आपको पता है कि यार इनफ नाउन तो नहीं है कम से कम। दूसरी ऑप्शन थी वर्ब, तो आपने कहा नहीं यार वर्ब तो वो होता है जिसकी फॉर्म्स बनती हैं, जो एक्शन को शो करता है, तो ये वर्ब भी नहीं है, ना नाउन है ना वर्ब। तो जो बाकी ऑप्शन बनेगी उसमें से आपको थोड़ा सा समझना उसको क्या हो जाएगा? आसान। तो ये 2 तरीके होते हैं कि या एग्जैक्ट आंसर को क्लिक कर लें या गलत ऑप्शंस को साइड पे करके जो रिमेनिंग ऑप्शन है, आखिर में तुक्का तो लगाना ना, तो तुक्का बड़ा तो ना लगाए ना। तुक्के में जब 2 ऑप्शन हो तो उधर गुजारा फिर भी हो जाता है, एक सिंगल पे नहीं होता। लेकिन बात होगा कि जनाब प्रेपोजिशन। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट योर सिग्नेचर डैश ब्लू इंक थ्रू इन विद। तो ये भी क्या है? प्रेपोजिशन। जो आपका लफ्ज आया ना ब्लू इंक आ गया, तो इन ब्लू इंक होता है, थ्रू नहीं होता। इन ब्लू इंक, स्याही में, तो इन ब्लू इंक आएगा, तो ये भी क्या होगी? प्रेपोजिशन हो गई। तो हमें ये पता चला कि जनाब हमने जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करनी है तो हमने पढ़ना क्या क्या? अभी हम पढ़ नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है। क्या चीज़ पढ़नी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है? प्रेपोजिशंस पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ फॉरेज। अब सिनोनिम का मतलब ये क्या है? वोकैबुलरी। अच्छा, अब वोकैबुलरी में हमने इसको समझना कैसे है, सीखना कैसे है? क्या इस वक्त आप लोग जो बैठे हैं, जो ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन वाले लोग जो है ना वो नेट खोल कर नहीं बैठना साथ आप लोगों ने, ठीक है? मुझे ये बताएं कि लफ्ज़ फॉरेज सुना है कभी? नहीं सुना। अब यहाँ से आपको ये पता चला कि जो ये लफ्ज़ हमें वोकैबुलरी में दे रहा है, कौन सा लफ्ज़ दे रहा है? फॉरेज का। लेकिन बात ये है कि फॉरेज एक अनसुना लफ्ज़ है, तो इसका मतलब है कि जो वोकैबुलरी वो यूज़ कर रहा है वो अनसुनी है। तो हमें तैयारी करते वक्त उस वोकैबुलरी की तरफ जाना है कि जो हमारे लिए पढ़ते वक्त अनसुनी, अनदेखी होगी कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन इससे मैं आगे इसको क्या करता हूँ, मैं वो चीज़ें पढ़ूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपको मैं एक लिस्ट देता हूँ 1000 वर्ब्स की, वोकैबुलरी के लिए 1000 सिनोनिम होते हैं, 1000 एंटोनिम होते हैं। तो जब आप वो सिनोनिम या एंटोनिम देखें तो उसके बाद जो लफ्ज़ उसमें आपको पहले से पढ़े हुए लगे तो आपने उसको कहना कि ठीक है ये तो मुझे आते हैं, मैंने वो लफ्ज़ सीखने हैं जो अभी तक मैंने कभी पढ़े नहीं थे। वैसे जो फॉरेज होता है ना, यहाँ पर जो इसके मतलब उसने दिए हैं, उसने कहा कि सर्च, रिसर्च, फ्लाई, नन ऑफ दीज। फॉरेज का लफ्ज़ 2 मानों में यूज़ होता है। एक इसका माना है चारा, जानवरों का जो चारा होता है ना वो फॉरेज है। लेकिन एक और सेंस में भी यूज़ होता है फॉरेज, और वो ये होता है कि अक्सर देखें ना जो गाय भैंस होती है वो चारे के लिए क्या करती है, वो एक जगह से आप उसको छोड़ते हैं ना, वो सर्च करती हुई इधर मुंह मारती है, इधर मुंह मारती है और सर्च करती हुई जाती है, और चारा सर्च करके वो क्या करती है, अपनी मर्जी की चीज़ वो खा लेती है। तो फिर इसमें क्या होगा, इसका सिनोनिम रिसर्च तो नहीं होगा। रिसर्च तो होता है कोई आप किसी किस्म की तहकीक करना, वो तहकीक तो नहीं कर रही, वो तो क्या कर रही है, सर्च कर रही है।
तो फॉरेज का मीनिंग सर्च हो सकता है यहाँ पे। वैसे एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या होता है? चारा, लेकिन चारे को सर्च करना वो भी फॉरेज कहलाता है। तो लिहाजा सर्च इसका क्या हो गया? सिनोनिम। लेकिन हमें ये पता चल गया कि वोकैबुलरी में उसने जो चीज़ हमसे पूछी है वो क्या पूछी है, हमने आगे क्या करने हैं, हमने सिनोनिम्स पढ़ने हैं और इसकी अनसीन वर्ड्स की एग्जीक्यूटिव इंग्लिश उसकी हमने तैयारी करनी है। और एग्जीक्यूटिव इंग्लिश आपको ये लेवल कहाँ से मिलेगा? इसके सबसे बेहतरीन जो अभी तक जो मैंने एक चीज़ नोट की है, पाकिस्तान में एक चीज़ अभी भी है लेकिन पहले सख्ती से स्टार्ट हुआ था, गेट टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। वो एमफिल में दाखिले के लिए होता था। उसकी जो वोकैबुलरी होती थी वो बहुत एलीट होती थी। तो ये जो वोकैबुलरी है ज़्यादातर अभी भी वहीं से उठा रहे होते हैं। तो उस किताब की अगर आप वोकैबुलरी तैयार कर लेंगे तो मुश्किल तो है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आप उसको, क्योंकि अगर हम आसान आसान चीज़ें पढ़ते रहें और पेपर में मुश्किल आ जाए तो फिर उसका भी तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो अभी मुश्किल कर ले तो बेहतर है। अगला लफ्ज़ है जनाब पॉसिटी। इसका अच्छा एक चीज़ आपने गौर और भी करना है कि वो सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है, क्योंकि नॉर्मली उसका तरीकाकार क्या होता है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। लफ्ज़ उसने आपको पॉसिटी दे दिया है ना, अब जो नीचे ऑप्शन होंगे ना, एक इसका सिनोनिम दिया होगा और एक इसका एंटोनिम दिया होगा। और अगर आपने ऊपर तो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा है कि उसने क्या दिया था, फॉरेज का सिनोनिम दिया था, तो बंदे के जहन में ये होता है कि अगला लफ्ज़ वो नॉर्मली क्या करता है, आसान देता है। और वो लफ्ज़ ऐसा होता है कि जिसका सिनोनिम आप फ़ौरन पकड़ लेते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या होता है, एंटोनिम। माइंड की ट्यूनिंग किस पे चल रही होती है, सिनोनिम पे। उसने फ़ौरन क्या पूछ लिया आपने। अब जो पॉसिटी का लफ्ज़ है, पॉसिटी वैसे होता है इनसफिशेंट क्वांटिटी, किसी चीज़ का कम मिकदार में होना। इसके साथ एक उसने लफ्ज़ नीचे ऑप्शन में दिया है स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी भी क्या होता है, किसी चीज़ का इनसफिशेंट क्वांटिटी में होना। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिनोनिम। हमसे उसने सिनोनिम तो पूछे नहीं, हमसे क्या पूछा उसने, एंटोनिम। अब अगर हमें ये पता है कि एंटोनिम, और अगर हमें पॉसिटी का मतलब पता है, पॉसिटी का मतलब है किसी चीज़ का कम मिकदार में होना, तो सरप्लस क्या होता है, ज़्यादा होना। तो इसका एंटोनिम जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सरप्लस। अब देखिए ये लफ्ज़ तो हमारी वोकैबुलरी में मौजूद है, बट ये लफ्ज़ हमारी वोकैबुलरी में मौजूद नहीं है। तो मज़ीद दूसरा लफ्ज़ भी ऐसा आया जो हमारी वोकैबुलरी में मौजूद नहीं था, लेकिन वोकैबुलरी में उसने हमसे क्या पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिए, और क्या पूछ लिया हमसे, एंटोनिम पूछ लिए। नेक्स्ट लफ्ज़ है इरेटिक। अब जो ये लफ्ज़ इरेटिक है, कोई छोड़ा तो नहीं मैंने, एक लफ्ज़ मैंने छोड़ा है, और वो है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का जो लफ्ज़, इसका क्या पूछ रहा है जनाब, इसका सिनोनिम पूछ रहा है। कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं जलसे को, लोगों के इकट्ठे होने को। कॉन्ग्रेशन का लफ्ज़ भी यूज़ होता है और कॉन्ग्रीगेशन का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। तो फिर इकट्ठा होना क्या हो जाएगा लोगों का, ये हो गया आपका असेंबली। कॉन्ग्रीगेशन या असेंबली एक ही लफ्ज़ है। नेक्स्ट जो इसमें वर्ड उसने दिया वो वर्ड क्या हो गया, इरेटिक। अगर इरेटिक का मतलब आपको पता हो तो इसका लफ्ज़ का डेफिनेटली एंटोनिम तलाश करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसने एंटोनिम पूछा है कि जी इरेटिक का एंटोनिम बताएं। इरेटिक एक ऐसी चीज़ होती है जो स्टेबल ना हो, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो अपनी प्लेस को बार बार चेंज करता रहे। तो फिर डेफिनेटली इसका एंटोनिम क्या होगा, जो कंसिस्टेंट हो। तो इरेटिक देखिए, अब कंसिस्टेंट ये सुना हुआ लफ्ज़ है, ये हमारी वोकैबुलरी में मौजूद होता है। हम आमतौर पर कंसिस्टेंसी का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट इरेटिक का लफ्ज़ क्या आ गया, जो आउट ऑफ वोकैबुलरी आ गया। तो अब हमें यह पता चला कि इसकी वोकैबुलरी के लिए हमें आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, हमें अपनी एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी को इन्हेंस करना पड़ेगा कुछ नए अल्फाज की मदद से। बट तीसरी चीज़ आ गई सिनोनिम और एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम फिर पूछा उसने, इमेंसिपेट। अब क्या ये लफ्ज़ आपने सुना हुआ है पहले, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट लफ्ज़ दिया और इमेंसिपेट को उसने क्या पूछ लिया हमसे, एंटोनिम पूछ लिया। अब जो आपका इमेंसिपेट होता है वो होता है फ्री फ्रॉम स्लेवरी, आज़ाद, इंडिपेंडेंट, ये इमेंसिपेट होता है। तो यहां पर लफ्ज़ क्या है, एनस्लेव। तो स्लेव उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इमेंसिपेट का एंटोनिम हो जाएगा एनस्लेव। अब एनस्लेव या स्लेव का लफ्ज़ सुना हुआ है, बट इमेंसिपेट का लफ्ज़ हमारी वोकैबुलरी से बाहर है। तो फिर पांचवा लफ्ज़ भी वो आया कि अगर आज आपने, अगर कहीं पर किसी ने कोई तैयारी की हुई है
और वो ये 5 लफ्ज़ देखने के बाद उसे ये लगता है कि उसको एक लफ्ज़ भी इसमें से नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि उसको तैयारी दोबारा से इसको करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वोकेबलरी जिस लेवल की पेपर में आ रही है वो अभी तक उसका लेवल उसने नहीं अटेन किया। 12 कहता है जी पीस ऑफ केक। अब ये जो पीस ऑफ केक है ये एक इडियम है। हमें यहां से पता चला कि चौथी चीज ग्रामर में वो हमें क्या दे रहा है, इडियम। लेकिन वन पेपर है तो कभी भी इडियम के सेंटेंसेस नहीं आएंगे। वन पेपर में इडियम हमेशा कैसे आएगा, मीनिंग की हद तक आएगा। ये कॉमन सेंस से भी आप थोड़ी सी, तो जो अगर किसी की वोकेबलरी थोड़ी सी अच्छी है, इंग्लिश उसने थोड़ी सी पढ़ी है, तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं इडियम। पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक क्या है? केक क्या होता है? खाने में बहुत नरम होता है, बंदा आराम से खा लेता है। अब वो तो नहीं है क्या कहते हैं कि जनाब को बादाम है जिसको सख्ती से पहले तोड़ना है और फिर उसके बाद खाना है, तो ये तो पीस ऑफ केक कोई ऐसी चीज़ जो आसानी के साथ हो जाए। अब उसने ऑप्शन क्या दिया है, इजी टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क, तो पीस ऑफ केक क्या होगा, इजी टास्क होगा। तो पीस ऑफ केक वो ख्वाजा साहब की तरह चने चबाना वो तो मुश्किल टास्क है, लोहे के चने, अब लोहे के चने तो मुश्किल टास्क है। तो ये क्या है, पीस ऑफ केक क्या चीज़ होगा, इजी टास्क होगा। लेकिन फिर वही चीज़ कि हमें ये पता चला कि वो ईडियम पूछता है, और ईडियम के क्या पूछता है, वो मीनिंग पूछता है, तो हमने ईडियम भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाए जनाब, पैसिव वॉइस ऑफ द बेबी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। द बेबी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, द बेबी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, रट्टा लगा लो। हाँ जी, इसके भाई रट्टा लगाने से क्या होगा, अगली बार उसने ये तो कोई नहीं देना, आपको पैसे वाइज के रूल पढ़ने पड़ेंगे। अगली चीज़ क्या ऐड होगी, इस जो हमने ईडियम लिखा, ईडियम के बाद क्या चीज़ ऐड होगी कि हमने किसके रूल पढ़ने हैं, पैसिव वाइज के। जिन लोगों को पता है उनको पता है कि पैसिव वाइज में हमेशा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसकी जगह आता है, सब्जेक्ट की जगह। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, दी डॉल क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद द बेबी हैज़ लॉस्ट, हैज़ लॉस्ट का मतलब कौन सा है जनाब, ये पास्ट आपका परफेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो द डॉल इसमें क्या आएगा, हैज़ बिन, और आगे क्या आ जाएगा, लॉस्ट, किससे, बाय द बेबी। लेकिन बात इसके सोल्यूशन की नहीं है, बात ये कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पढ़ेंगे तो हमारा कभी भी इंग्लिश एमसीक्यू का पेपर एमसीक्यूज के रट्टे से या याद करने से नहीं होगा। नेक्स्ट है जनाब, ही इज, बाहर जाके लेना, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रेसिडेंट फॉर हिज डिसीजन। अगेन जो सॉरी जो 14 इसमें क्या है, ये तो पैसिव वाइज हो गया। अच्छा पैसिव वाइज एक और है कि आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, इसमें हिम असल ऑब्जेक्ट है, ही वाज सीन, तो उस तरह करके आप इसको कर देंगे। नेक्स्ट है ही इज रिस्पॉन्सिबल, तो अगर किसी को 14 भी इसमें क्या हो गया, पैसिव वाइज हो गया जनाब। 15 आ गया ही इज रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल के साथ उसने क्या कहा, कोई अथॉरिटी लिख दी है, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो मतलब फिर क्या आ गई ये चीज़, प्रेपोजिशन। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हमें प्रेपोजिशन पढ़नी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट जो 16 है, ही इज़ फुली कंटेंटेड, तो कंटेंटेड विद, अपनी ज़िंदगी से खुश होना। बात फिर विद की नहीं है, बात फिर उसने क्या पूछ ली है, अगेन प्रेपोजिशन आ गया जनाब। 5 प्रेपोजिशन एक ही पेपर में आ चुकी हैं। द प्रेजिडेंट स्पीच वाज आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब जो प्रॉपर वर्ड है वो लगाना। अब यूज ऑफ द प्रॉपर वर्ब्स जो है वो लगाना, तो प्रेसिडेंट की जो स्पीच है वो क्या थी, वो एक आर्टिकुलेट थी, तो करेक्ट वर्ड लगाना, एक ये आपका ऑप्शन आ गया। 18 नंबर पे चले जाएं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग तो उसमें लफ्ज़ की 2 या 3, तो इसका मतलब है कि आपकी वोकेबलरी ही है, लेकिन वोकेबलरी के अंदर आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपको करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा करेक्ट स्पेलिंग में वो करता क्या, करेक्ट स्पेलिंग में वो एक चीज़ करता है कि वो ऐसे अल्फाज देता है कि जो पढ़ने में और हों और लिखने में और हों, कुछ साइलेंट वर्ड्स के साथ, साइलेंट अल्फ़ाबेट्स के साथ। आपने इसने जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो उसने किया मॉर्गेज। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मॉर्गेज।
स्पेलिंग क्या बनती है? MORGAGE। बोलने की ये स्पेलिंग है ना, मॉर्गेज। लेकिन जिसने ये लफ्ज़ पढ़ा है उसको पता कि यार ये जो लफ्ज़ है ना ये मॉर्टगेज है, जिसमें टी साइलेंट है और बोलने में मॉर्गेज पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में क्या होता है? मॉर्टगेज। ये तो लॉ की टर्म में हमें पता है कि जिसको हम क्या कहते हैं? रहन करना, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास सिक्योरिटी के तौर पर लिख देना। लेकिन बात ये कि उसने क्या कर दिया, वोकैबुलरी के अंदर स्पेलिंग का क्वेश्चन एक हमसे पूछ लिया। 19 क्वेश्चन है, ही बॉट 3। अब प्रॉपर वर्ड्स, और उसने क्या कर दिया? 3 के साथ $100। एक बात जहन में रख लें कि $100 नहीं आएगा, ₹100 आएगा, $100। 300 नहीं आएगा, ₹300 आएगा। तो प्रॉपर वर्ड की उसने आपसे सिलेक्शन पूछी। और एक फिर एंटोनिम पूछ लिया उसने लेजोमी का, जो कि अनगेनली है। तो ये हमें पता चल गया कि एक्चुअल हमें ये चीज़ें पढ़नी है इस पेपर को हल करने के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, प्रेपोजिशन पढ़नी है, सिनोनिम और एंटोनिम वोकैबुलरी की सूरत में इन्हेंस करना है, ईडियम देखने हैं, और उसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखने हैं, कुछ हमने करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, और कुछ यूज़ ऑफ प्रॉपर जो वर्ड है वो हमने देखना है। तो ये हमारा ओवरऑल पाकिस्तान में जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो FPSC लेता है या आपका सिंध का कमिश्निंग सर्विस है या पंजाब है या बलूचिस्तान है, इंग्लिश का जो 20 मार्क्स का पोर्शन होता है वो इसी किस्म का एक कंबाइन पोर्शन आ रहा होता है कि जिसके अंदर जनरल इंग्लिश। अभी अगर आज आप लोग इससे जान छुड़वा लें कि जी सर पेपर में जो चीज़ आई है बस ऐसे आ रहा है तो ऐसे का रट्टा, लेटर आ रहा है तो लेटर का रट्टा, बात ही देखी जाएगी, तो एंड तक जाकर आप क्या होते रहेंगे? तंग होते रहेंगे। अगर आज आप ये चीज़ें पढ़ लें और समझ लें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको आगे आपको इसके हवाले से आसानी होगी, आगे कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अभी कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं।